गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज के क्लासेस में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वर्ड्स आई व्यू पे इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। तो इसमें देखते हैं जो हमने लास्ट 34 जो पॉइंट्स था वो इलेक्ट्रिसिटी से था, जो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कवर किया था। और नेक्स्ट जो है 35 से लेकर के टोटल जो हमने इसको नोट्स का जो पॉइंट दे रखा है वो 47 तक है। और ये जो टॉपिक होगा वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें आपका पहला पॉइंट, एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस इन अ स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर एक स्ट्रेट वायर से अगर आपका फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा प्लेन के चारों साइड में। तो हमने बताया था कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो आप समझिए कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो स्क्रू को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते तो स्क्रू अपवर्ड आता है, तो उस प्लेन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा जब करंट अपवर्ड आएगा। और जब करंट डाउनवर्ड जाएगा तो डाउनवर्ड का डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा प्लेन पे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर सर्कुलर विथ देयर सेंटर ऑन द वायर कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारा एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है और इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो सर्कुलर पार्ट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर में दिया हुआ है तो सर्कुलर पार्ट में करंट होगा। दोनों एक दूसरे का वर्चुअली अपोजिट होता है। अब आते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। तो आपका जो ग्रैप्स है, द सेंटर कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड विद द थम्स इन द डायरेक्शंस ऑफ करंट। अगर हम राइट हैंड ग्रिप रूल लेते हैं, जैसे कि हमने ये बताया था, ये राइट हैंड ग्रिप रूल है, ये अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है तो जो फिंगर है हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड बताती है। ये हो गया राइट हैंड ग्रिप रूल। तो ग्रैप द करंट कैरिंग वायर, अगर एक वायर है, इस वायर को अगर हम ये वायर इससे पास कर रहा है, इस वायर को अगर हम अपने फिंगर से ग्रैप कर लेते हैं तो ये थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो फिंगर जो है, ये हमारी फिंगर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को शो कर रही है। द डायरेक्शंस ऑफ क्रोल्स फिगर गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ द फिंगर टिप्स पॉइंटिंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमने ये वायर से करंट जा रहा है, इस वायर के डायरेक्शन में हमने अपने फिंगर को ऐसे ग्रिप कर लिया और थंब ऐसे कर लिया है, तो फिंगर का जो टिप है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये जो रोटेशंस हो गया, ये रोटेशंस हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का। ये फिंगर के साइड में जो रोटेशंस हो गए ये मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशंस हो गया। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अदर वे ऑल्सो, दैट इज इफ द आपका जो क्रूड फिगर है, मतलब जो आपने फिंगर को ऐसे रोटेट किया हुआ, ये फिंगर का जो डायरेक्शन है ये ऑफ द राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ करंट, द थंब गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और रोटेट कर लेते हैं तो थंब आपका करंट का डायरेक्शन देगा, और अगर मैं इसको करंट का डायरेक्शन मान लेता हूं तो थंब मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं। इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स। सोलेनॉइड्स के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में बताया था आपको कि सोलेनॉइड्स क्या होता है। इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स द मैग्नेटिक फील्ड is uniformly and parallel to the axis, and outside the solenoids the field is similar to that produced by a magnet। देखिए सोलेनॉइड्स क्या है कि अगर हम बहुत सारे बंच ऑफ
बहुत सारे वायर जो हैं वो स्ट्रेट वायर, बहुत सारे वायर हैं उनको हम लोगों ने एक साथ ले लिया, स्ट्रेट वायर को, जिसको हम लोग कहते हैं बंच ऑफ वायर। और वो वायर नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग कॉपर का वायरिंग रहते हैं, कॉपर का लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वायरिंग को ले लिया। लेने के बाद अब हम इसके आउटसाइड से हम कॉपर कॉइलिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे बंच ऑफ वायर ले लें, अदरवाइज इसमें एक आपका सॉफ्ट आयरन ले लें, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर से जब आप कॉइलिंग करते हैं, और कॉइलिंग करने के बाद जो दो वायर जो आपका होता है, एक जिससे कि आप करंट को फ्लो कर रहे हैं, दूसरा एंड जिससे कि करंट आपका आउटसाइड में आ रहा है। पहला एंड जिससे करंट को आप सर्कुलर जो वायर है उस वायर में आप भेज रहे हैं, और उस वायर से होते हुए करंट जब आउटसाइड में निकलेगा तो उसके बीच में जो आपका बंच ऑफ वायर हो, अदरवाइज सॉफ्ट आयरन हो, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाएगी। जिस साइड से करंट आउटसाइड निकल रहा होगा वो एंड आपका नॉर्थ हो जाएगा, और जिस साइड से करंट आपको आ रहा है वो एंड आपका साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट ही हम लोग सोलेनॉइड्स कहते हैं। If the electric current is passed in a solenoids with a core of magnetic material like soft iron, a core becomes electromagnet. अगर हम एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉइलिंग करके और उस कॉइलिंग में करंट का फ्लो करते हैं तो सॉफ्ट आयरन जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें इंड्यूस हो जाती है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती है। तो इस टाइप के जो मैग्नेट होते हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला, जब उसमें जो इंड्यूस करंट है उसके एम्पियर को हम इंक्रीज करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएगी। जो हम कॉइलिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइलिंग जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे मैग्नेटिक पावर जो होगा उतना इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा होगी। सॉफ्ट आयरन की जगह किसी और चीज़ को अगर हम ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसकी रिड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट, टू मैग्नेटाइज ए स्टील बार बाय इलेक्ट्रिक मेथड। स्टील बार को इलेक्ट्रिक मेथड से कैसे हम मैग्नेटाइज करें, तो अभी इसी चीज़ के लिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। सोलेनॉइड्स जिसमें कि ये जो कॉइलिंग किया हुआ है, ये कॉइलिंग का अराउंड 500 या इससे ज़्यादा टर्न आपने किया हुआ है, और इसको आपने एक बोल्ट से अटैच किया हुआ है जो आपका 6 वोल्ट अदरवाइज 12 वोल्ट की बैटरी से अटैच किया हुआ है। इसमें एक स्विच है जो ऑन ऑफ स्विच है। जब करंट आपका इस वायर से फ्लो होना स्टार्ट होता है तो ये वायर जो है करंट इसके आउटसाइड में रोटेट होती है। उसके कारण ये इन साइड में जो आपका, जिसको हम लोग सोलोनाइड्स कहते हैं, ये सोलोनाइड आपका सॉफ्ट आयरन का ही बन सकता है, बार शेप में भी हो सकता है। अदरवाइज कॉपर कॉइलिंग जो है, अंदर जो सारे कॉपर के वायर को एक साथ हम लोग बंच करके ऊपर से कॉइलिंग कर लेते हैं, वो भी है। वो सब सारे सोलोनाइड्स हैं। जैसे ही करंट आप फ्लो करना शुरू करेंगे तो ये यहाँ पर ये साउथ पोल बन जाएगा और ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो यही एक मेथड है जिसमें कि हम लोग मैग्नेटाइज करते हैं बार मैग्नेट, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम मैग्नेटिज्म जो है इंड्यूस करते हैं किसी भी सॉफ्ट आयरन में। तो इसमें जो रिमेनिंग पॉइंट्स है इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। रिमेनिंग इसमें सारे पॉइंट्स में केवल यही बता रहा है कि इसके कारण यहाँ पर आपका जो आउटसाइड करंट का डायरेक्शन जो बाहर आ रहा है ये आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। सेम वे अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज किया, अब करंट आपका इस साइड से जाकर के इस साइड निकल रहा है, तो ये आपका साउथ बन जाएगा और ये आपका नॉर्थ बन जाएगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट, यू शेप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि इनके जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, पहले तो हमने यू शेप में एक सॉफ्ट आयरन ले लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यू शेप में एक सॉफ्ट आयरन ले लिया है और इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने कॉइलिंग करना स्टार्ट कर दिया। कॉइलिंग करते फिर इस स्ट्रिंग को भी हमने कॉइलिंग किया। कॉइलिंग करने के बाद एक वायर यहाँ से आउट हो गया और यहाँ से वायर इंड हो रहा है। अब करंट जब इस वायर से यहाँ इंड्यूस करेंगे तो इसके आउटर पार्ट में ये सर्कुलेट होते हुए, इस एंड से होते हुए सर्कुलेट होते हुए ये इस साइड में निकल जाएगा।
चूँकि हमने पहली प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कि सॉफ्ट आयरन के ऊपर अगर कॉइलिंग करके उस पर इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह लेते हैं। तो इसका जिस साइड से करंट इंड्यूस हो रहा है ये इसका साउथ पोल बन जाएगा और ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट जो होता है वो एक वीक मैग्नेट होता है, क्योंकि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती है कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेस्ट भी हो जाती है, दोबारा ये साउथ पोल पे नहीं आते। जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है अगेन ये साउथ पोल में नहीं आते, लेकिन हॉर्सशू मैग्नेट में, यू शेप मैग्नेट में नॉर्थ पोल से जितनी मैग्नेटिक रेज निकलती है वो सारी साउथ पोल पे आ जाती हैं। तो यही कारण होता है कि आपका जो यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। इसी चीज़ को फर्दर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, फिर इस ग्राफ को अगेन हम ले रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको माइकल फैराडे जो थे इंग्लैंड में थे और जोसेफ हेनरी in America also made similar electromagnetic which were provided with a soft iron pole pieces of the purpose of concentrating the magnetic flux in a small gap। तो उसी टाइप का जो हॉर्सशू है और यू शेप मैग्नेट है उसी टाइप के हॉर्सशू मैग्नेट को भी माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने भी मेड किया था, और यहाँ पर इन्होंने कॉइलिंग जो थी वो पूरे वायर में कॉइलिंग किया था। इसमें इस एंड से आपका करंट आता है और इस एंड से करंट आउट हो जाता है आपका। सिंस कि यहाँ कॉइलिंग जो है यहाँ पर ज़्यादा नंबर की कॉइलिंग हो चुकी है, तो ये जो हॉर्सशू मैग्नेट में जो इंड्यूस जहाँ से करंट जहाँ से आ रहा है वो आपका साउथ पोल बन जाता है और यहाँ करंट जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल बन जाता है। अब ये मैग्नेट जो है वो पहले वाले जो हॉर्सशू मैग्नेट है या यू शेप मैग्नेट है, आप उसका फिगर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो इसकी कॉइलिंग पूरी कंप्लीट नहीं थी तो इसलिए इसका जो स्ट्रेंथ होगा इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है इसके रिस्पेक्ट में इसमें ज़्यादा है, इसलिए और पावरफुल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो नया हॉर्सशू मैग्नेट आपका बन करके आया, इसका स्ट्रेंथ और इसका पावर जो पहले वाले था वो आपका उससे भी ये ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम ये लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं फ्लेमिंग का, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको सबसे पहले ये मान लेना है कि ये जो है आपका फोर्स है, ये फिंगर है वो आपका करंट है, इसका मतलब जो बचा हुआ फिंगर होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। केवल दो चीज़ को याद रखिए कि लेफ्ट में ये आपका फोर्स होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, और राइट हैंड रूल में आ जाएंगे तो ये मोशन होगा। लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब होता है वो आपका फोर्स शो करता है और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में जो थंब होता है वो आपको मोशन शो करता है। बाकी दोनों केस में ये जो फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये जो मिडिल फिंगर है वो ऑलवेज करंट के डायरेक्शन को शो करता है दोनों केस में। तो दोनों केस में डिफरेंस क्या है, लेफ्ट हैंड रूल का जो थंब होता है ये आपका फोर्स शो करता है और राइट हैंड रूल का जो थंब्स है ये आपका मोशन शो करता है। तो राइट हैंड थंब रूल से हमको मोशन का डायरेक्शन मिलता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल से हमें मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन मिलता है। चीज़ें क्लियर होगी। और ये तीनों फिंगर एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, दोनों के बीच का एंगल 90, इनके बीच का एंगल भी 90 होगा, ऑल एंगल्स आर 90। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, stretch your forefinger, the middle finger and the thumbs of left hand mutually perpendicular to one another such that forefinger pointed in the directions of magnetic field, middle finger in the directions of current, thumb will be point in the directions of force experienced by conductor। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये तीनों फिंगर एक दूसरे के ऑलवेज 90 डिग्री होती है, इनके बीच का भी एंगल 90 होगा, इनके बीच का भी एंगल 90 होगा और इनके बीच का भी एंगल 90 होगा। ऑलवेज जो
फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मिडिल फिंगर करंट को शो करेगा और थंब आपका फोर्स को शो करेगा। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Electromagnetic induction is the phenomenon due to which EMF is induced in a closed loop or circuit when there is a relative motions between the coil between a closed loop circuit and a magnet. In this closed loop, the directions of induced current is given by Fleming राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमने बताया था कि मोशन मिलता है और वो मोशन होता है करंट के डायरेक्शंस का। द मोशंस होता है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो इंड्यूस्ड करंट है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपका लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट है और राइट साइड में हमने एक लूप ले रखा है और इस लूप पे हमने कॉइलिंग कर रखा है और इस कॉइलिंग के दोनों एंड को गैल्वेनोमीटर से ऐड कर दिया। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली करंट का मेजरमेंट करता है जब आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होता है। अब ये जो राइट साइड में हमने जो एक ले लिया है सोलेनॉइड्स, जिसको हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे ही करंट हम इसमें इंड्यूस करेंगे, इनके बीच में किसी तरह का कॉन्टैक्ट है नहीं, लेकिन इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जब इसके सर्कुलर लूप को क्रॉस करेगा तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि करंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। और इनका जो डायरेक्शंस होता है, करंट का डायरेक्शन जो होता है वो हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो हमने अभी बताया था कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में सेम होता है जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, बट राइट हैंड रूल में केवल कंडक्टर का जो मोशन का डायरेक्शन वो हमें थंब से मिलता है। फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताता है और मिडिल फिंगर जो होता है वो करंट का डायरेक्शन बताता है। तीनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। डायनमो, जिसको कि हम लोग जनरेटर भी कहते हैं, और ये मैकेनिकल एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसमें डायरेक्ट करंट डायनमो गिव्स डायरेक्ट करंट एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट डायनमो गिव्स अल्टरनेटिंग करंट। जो डीसी डायनमो होता है वो डायरेक्ट करंट देता है और जो एसी डायनमो होता है वो अल्टरनेट करंट का देता है। देखिए, डीसी करंट का मतलब होता है कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। एसी करंट का मतलब होता है कि करंट का डायरेक्शन 1 सेकेंड में 100 टाइम्स अप्स एंड डाउन करता है। करंट अप्स एंड डाउन करके जब फ्लो करना स्टार्ट करता है तो इसी को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसमें करंट 1 सेकेंड में 100 टाइम्स अप्स एंड डाउन करता है। डीसी मोटर मतलब डायरेक्ट मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हम फैन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर फैन घूमना शुरू हो जाता है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया और रोटेशन हुआ, इसका मतलब मैग्नेटिक एनर्जी हमें मिल रही है ऑफ द रोटेटिंग ऑफ ए कॉइल। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप में क्या होता है कि करंट जो कम अमाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कम अमाउंट में वोल्टेज है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, और एक हाई वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए, हाई इलेक्ट्रिसिटी को डिक्रीज करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशंस विच इंक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो अल्टरनेटिंग करंट को इंक्रीज करता है उस टाइप का ट्रांसफार्मर को स्टेप अप कहते हैं। ऑन द अदर हैंड विच डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अदरवाइज अल्टरनेटिंग करंट को डिक्रीज करता है, जिस इक्विपमेंट से हम लोग डिक्रीज करते हैं उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। एंड अल्टरनेटिंग करंट दैट मीन्स कि AC इज ट्रांसमिटेड टू users along a transmission line at higher voltage to reduce the loss of electrical energy during the transmission. Alternating current is transferred to the users along transmission line at
हायर वोल्टेज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशंस। अल्टरनेटिंग करंट का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में एक जगह से दूसरे जगह पे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, भेजते हैं, तो उसमें मिसयूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। लेकिन जब डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती हैं उनका लॉस हो जाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बोथ से जो इनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, की फार्मूलाज है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लें और इनको लर्न कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स में ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। टोटल हमने समराइज करके ये निकाला है, कितना ही फॉर्मूला कीजिए क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इससे पहला है कि अगर आपको चार्ज निकालना हो तो वो NE होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटू E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इसको IT भी कहते हैं। चार्ज निकाल रहे हैं तो करंट इंटू टाइम भी कर लेते हैं तो हमारा चार्ज मिल जाता है। अगर सीरीज में रेसिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सभी रेसिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना होता है तो E इक्वल टू पावर इंटू टाइम कहते हैं, अदरवाइज E स्क्वायर RT कहते हैं, अदरवाइज V स्क्वायर T/R कहते हैं, अदरवाइज VIT कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है तो I इक्वल टू NE/T कर लेते हैं। पहले से भी निकल रहा, I इक्वल टू Q/T कर ले और Q NE होता है तो I इक्वल टू NE/T भी कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज कर लेते हैं, अदरवाइज IR कर लेते हैं। हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है तो हीट इक्वल टू VIT I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर T/R फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इक्वल टू IR, V इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ पर R जो है वो इंटरनल रेसिस्टेंस है, जो हमने बताया था आपको। सेल में, बैटरी में दो तरह का रेसिस्टेंस होता है, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है और एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कैपिटल R से शो करते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल r से शो करते हैं। और E जो है, इसके बाद हमने बताया था कि ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है। E करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू W/T, VI इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। टोटल एनर्जी कंज्यूम, जो घर में शॉर्ट जो सर्किट लगता है उसमें टोटल एनर्जी अगर आप निकालते हैं तो पावर इंटू कितने टाइम तक आपने यूज़ किया अपॉन 1000 कर लेते हैं तो ये यूनिट आता है किलोवाट आवर में आ जाता है। तो आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया वो वैल्यूज आ जाती है। टॉर्क निकालना हो तो NIAB कर लेते हैं। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I है करंट कितना यूज़ किया है, A आपका जो एम्पियर हो जाता है, B आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशंस रेशियो तो ES/EP स्टेप अप स्टेप डाउन, NS/NP IP/NS हो जाता है। अब इसमें जो चीज़ें हमने यूज़ की है, जो चीज़ें आप इसमें फॉर्मुलेट में आप देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड जो है सिंबल और उसके यूनिट को भी देख लेते हैं। करंट जो है नॉर्मली स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज। करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट एम्पियर होता है और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से शो करते हैं, V यूनिट भी वोल्ट होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF होता है, जो कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसका वोल्ट होता है और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। रेसिस्टेंस कैपिटल R से शो करते हैं, इसका यूनिट भी आपका ओम होता है और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल r से शो करते हैं, जिसको कि ओम होता है, इसका भी यूनिट, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को W अदरवाइज कैपिटल E से शो करते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है वर्क डन, और वर्क डन आपका एनर्जी भी वर्क डन ही होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को W या तो E से शो करते हैं और इनका यूनिट हमारा जूल होता है, अदरवाइज किलोवाट आवर होता है। जब हम कमर्शियल यूनिट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को किलोवाट आवर में लिखते हैं और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पावर को P से यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकंड, अदरवाइज वाट, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। टॉर्क R×F होता है, जिसको कि ये इस टाइप के T से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम लोगों ने आज के क्लासेस में टोटल
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैग्नेटिज्म को टोटल समराइज करके फास्टैग रिवीजन में हमने उस चीज़ों को कंप्लीट किया। थैंक यू।